जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो ये सारे के सारे क्वेश्चन 17 नवंबर 2021 के सारे सवाल हैं। और इनमें से कुछ सवाल है जो कि बहुत ही तगड़े लेवल के इन्होंने दे रखा है, जो कि हम लोग एसएससी जीडी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ऐसे सवाल भी इसमें बन सकते हैं। वापस इस साल भी इस तरीके के सवाल बनने के बहुत संभावना है। चलिए तो शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। क्या है ना कि राधा का चाल दे रखा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखा है 1950 मीटर। तो पूछा है कि कितने मिनट इसको समय लगेगा। हमसे पूछा गया समय, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल, जो कि दूरी हमें दे रखा है। दूरी कितना दे रखा है, तो 1950 मीटर। 1950 मीटर दे रखा है और चाल कितना दे रखा है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में होना चाहिए, तो चाल होनी चाहिए मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब ये जो नीचे 18 देंगे ना, ये जो अभी 18 देने वाले हैं, ये जो 18 दे दिए, ये 18 चला जाएगा ऊपर ऊपर इधर की ओर। तो इसको क्लियर कर लेते हैं और 18 को ऊपर भेज देते हैं। तो ये नीचे आने वाला 18 चला गया ऊपर। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब ध्यान से समझना है कि ये जो आएगा अभी हमारा समय, वो किस में आएगा, घंटा में आएगा, मिनट में आएगा, सेकेंड में आएगा, किस में आएगा। तो हम लोग तो मीटर प्रति सेकेंड में बदल लिए थे ना, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के कारण जो अभी हमारा फिलहाल आएगा वो आएगा सेकेंड में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ये 6 से इसको काट लेते हैं, सॉरी 6 से नहीं, 13 से इसको 2 बार में काट लेते हैं। फिर 13 से इसको काटते हैं, 13 कम 13 और 13 पचे 65, 150 बार में। फिर 2 से 18 को काट लेते हैं 9 बार में। तो क्या आ जाएगा, 15 नमा 135, 135, 1350 और भी कटने के लिए बाकी है, सॉरी ये 5 से कट जाएगा 150 30 बार में। तो क्या मिला, 30 गुना 9। तो 30 गुना 9 हम लोग कर लेते हैं। तो 30 गुना 9 कितना हो जाएगा, 270। तो ये आ गया 270 सेकेंड। जबकि हमसे पूछा क्या, सारे ऑप्शन तो मिनट में है ना, तो मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग लगा लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 से कट जाएगा 2 बार में और 3 से कट गया 9 बार में। तो 9/2 मिनट आ गया। 9/2 मिनट का मतलब क्या होता है, 4.5 मिनट। 4.5 मिनट का मतलब 4.1/2 मिनट हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा कैलकुलेशन वाला सवाल दे रखा है। अब ये कैसा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर, ऐसे सवाल को बारीकी से करने होंगे, नहीं तो अगर एक जगह भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो वापस फिर से बनाना पड़ जाएगा। अभी एग्जाम्पल में हम ही देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। अगर कहीं भी एक जगह गलती होगा तो वापस फिर से शुरू से बनाना हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये छोटी जो कोष्टक है, छोटी ब्रैकेट है, इसका काम करते हैं। 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, एकदम जनरल वे में बनाना है। 4 और 8 का एलसीएम होता है 8, तो नीचे रख लिया 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 7 माइनस 4 से 8 लग जाएगा 2 बार में और 5 से 2 को गुना कर लेते हैं 10। तो क्या मिलेगा, 7 में से -10 होगा तो क्या मिलेगा, -3/8। क्लियर है। अब ये -3/8 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू -3/8 आया और यहाँ पर क्या है, तो -1/5 गुना भी करना है ना, तो गुना करना है -1/5। तो ये माइनस माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएगा। तो मिला क्या, 3 गुना 1 3 और बटे 40, 3/40 मिल गया। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 3/40। अब 3/40 है और यहाँ क्या बचा है, 4/5। तो प्लस 4/5 है ना, तो इसमें 4/5 हम लोग कर लेते हैं पहले प्लस। तो 3/40 प्लस 4/5 करते, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करते, एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। 40 से 40 कैंसिल होगा, 3 प्लस 5 से 40 कट जाएगा 8 बार में, 8 चौके 32, 32 और 3 कितना हो गया, 35/40। तो 5 से कटा 7 बार में, 5 से कटा 8 बार में, 7/8 है। अब ये 7/8 कहाँ तक का है, समझना है। 7/8 यहाँ से यहाँ तक का आ चुका है।
अब ये 7/8 के साथ यहाँ तो गुना है ना, तो यहाँ हमें 7/8 के साथ क्या करना होगा, गुना करना होगा किसको, 1/5 को। तो क्या मिल जाएगा 7/40। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ तक का मिला। अब यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक का मिल चुका है 7/40। बचा क्या क्या, तो 33/40 प्लस में इस पूरे का वैल्यू 7/40 और लास्ट में क्या बचा है 4/5। बस अब इतना हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे 40 और 40 है ना, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं। 33 और 7 40 और नीचे में क्या है 40, तो 40/40 क्या आ गया 1 और माइनस में क्या है तो 4/5। तो 1 में जब भी किसी को माइनस करना हो, नीचे 5 है तो 5 ही रखेंगे, इसी दोनों को माइनस कर लेंगे, क्या आएगा 5। हमारा उत्तर क्या आ गया 1/5। अगर प्रॉपर वे में बनाएं तो आसानी से एक बार में उत्तर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, अब बाकी इसका कोई ट्रिक नहीं है बनाना, ऐसे ही पड़ेगा और इस तरीके से हमारा आ सकता है आंसर सही वे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और कार्य का सवाल है। अब ये देखते हैं ये कैसा सवाल है, ये भी अपने आप में एक लेवल ही है सवाल का। चलिए, तो सवाल है ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे दिया है बी ए से 10% कम कुशल है, सी ए से 20% अधिक कुशल है। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को डी द्वारा 9.1/2 दिनों में पूरा किया गया। मूल कार्य को डी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सवाल ये है, अब इसको प्रॉपर वे में सही तरीके से बनाते हैं, क्या क्या ये कह रहा है इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सवाल बड़ा है तो इसको देखकर घबराना नहीं है। तो सवाल क्या है ना, ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, ये ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करेगा। आगे कह रहा है ए बी सी के बारे में कुछ रिलेशंस दे रखा है। ए बी और सी के बारे में क्या रिलेशंस दिया, कह रहा है कि बी जो है ना, बी ए से 10% कम कुशल है। मतलब बी के बारे में बोला कि ए से 10% कम है, ए जितना भी होगा उससे 10% कम। ए को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो इससे 10% बी कम होगा, कितना 90 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है सी ए से 20% अधिक है। सी कितना होगा, जितना भी ए होगा उससे 20% अधिक। तो ए 100 है तो इससे 20% अधिक कितना हो जाएगा 120। चलिए, तो ये तीनों में एक एक जीरो हटा देते हैं। तो ये क्या मिला, कार्य कुशलता का मतलब ये है कि हमें मिल चुका है इसके क्षमता का अनुपात, इफिशियंसी का अनुपात मिल चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालते हैं, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालते हैं, क्षमता और समय को गुना करते हैं। अब भाई ये कहाँ से आएगा, तो ये जो समय 15 दिन दे रखा है ना, समय है 15 दिन, ये 15 दिन में कौन करता है, ए करता है। तो क्षमता भी ए का रखेंगे, ए का क्षमता कितना 10, 15 गुना 10 क्या हो गया 150। अब हमें पता चल गया कि टोटल काम कितने हैं, तो 150 काम है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। तीनों मिलकर 3 दिन एक साथ कार्य करेगा, कुछ तो काम होगा। तो ये देखते, ये जो क्षमता होता है ना, ये एक एक दिन का होता है। ए एक दिन में 10 काम कर सकता है, बी 9 काम कर सकता है, सी 12 काम कर सकता है। तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 और 9 19, 19 और 2 21, 21 10 31। एक दिन में अगर 31 काम करते हैं तो 3 दिन में कितने काम करेंगे, एक दिन में 31 तो 3 दिन में काम करेंगे 3 3 3 93 काम करेंगे। 150 काम था जिसमें से 3 दिन काम हो गया 93, तो बचा कितना काम, तो बचा ये 57 काम। अब ये क्या कह रहा है, शेष कार्य, ये जो 57 कार्य है ना, इसको डी अकेले 9.5 दिन में ख़त्म कर लिया। भाई साहब ये 57 काम को जो है ना डी 9.5 दिन में ख़त्म कर लिया। ए बी सी का तो क्षमता मेरे पास था, डी का क्षमता नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, डी का क्षमता निकालते हैं। तो डी का क्षमता कैसे निकालेंगे, ये 57 काम जो बचा हुआ था ये कर लिया है इसको 9.5 दिन में। 9 दूना 18, 19/2 दिन में, तो 19/2 से भाग लगा देते हैं। 19 और बटे 2 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 19 से 57 कट गया, 3 बार में 3 गुना 2 तो आ गया डी का जो ये है ना, ये क्षमता निकल कर आ गया 6। अब हमसे क्या पूछा है, तो मूल कार्य को, मूल कार्य कितना था 150, इसको डी अकेले कितने दिनों में करेगा। भाई साहब डी का ये समय पूछा है, तो समय कैसे निकालते हैं, ऊपर में कुल कार्य रखते हैं जो 150 है टोटल कार्य, और नीचे डी के बारे में पूछा है तो डी के क्षमता से भाग लगा देते हैं। तो डी से 6 से ये कटेगा कितने बार में, 25 6 के 150। तो डी अकेले उस काम को, पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, तो 25 दिनों में करेगा। तो ये हमारा समय और कार्य का सवाल था।
तो बहुत ही अच्छे लेवल में ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर ये दे दिया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा सवाल है, यदि x का 25% x प्लस 60 के 30% से 40 कम है तो x माइनस 40 का 35% 120 से कितना प्रतिशत अधिक होगा। भाई साहब ये ऐसा सवाल ये दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आसान, सवाल आसान है, बस प्रॉपर वे में माइंड कॉन्सेंट्रेट करके बनाना होगा। सवाल में क्या कह रहा है ना कि x का जो 25% है ये x प्लस 60 के 30% से 40 कम है। मतलब ये वाला पहला वाला पार्ट जो है ना, ये पहला वाला पार्ट ये 40 कम है। तो जब भी ये कम अधिक की बात करें, ध्यान में ये रखना है कि वो दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है। 40 कम हो या अधिक हो, दो संख्याओं के बीच का अंतर होता है। अंतर में क्या करते हैं, बड़े नंबर को पहले रखते हैं, छोटे नंबर को बाद में रखते हैं। तो इस लाइन से स्पष्ट पता चल रहा है ये पहला वाला पार्ट 40 कम है, इसका मतलब ये दूसरा वाला पार्ट बड़ा संख्या है। तो बड़ा संख्या को पहले लिख लेते हैं। बड़ा संख्या क्या है, x प्लस 60 का 30%। 30% का मतलब अगर हम लोग 30/100 रख लें या फिर 1010 काट कर 3/10 रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 कम हो या अधिक हो, हमने क्या बताया कि वो अंतर होता है, माइनस क्या है, तो x का 25%। x का 25% मतलब x गुना 25/100 बराबर में कितना दे रखा है, तो 40 था ना अंतर, रख लिए 40। अब पहले यहाँ से इतना को सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू लगाते हैं। तो 3/10 को एक बार x से गुना करेंगे और इसी 3/10 को एक बार 60 से गुना करेंगे। तो 3/10 को x से गुना करेंगे, क्या मिलेगा, 3x/10। यहाँ है प्लस का साइन तो दे दिए प्लस। फिर 60 को 3/10 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 गुना 3 हो जाएगा 18। फिर आते हैं माइनस 25 से ये कट गया 4 बार में, तो क्या मिल जाएगा, x और बटे नीचे में है 4 बराबर में क्या है, तो ये है 40। अब आते हैं, अब क्या करते हैं, 3x/10 में x माइनस 4 सॉरी माइनस x/4 कर लेते हैं। इस दोनों को मैच करते हैं तो 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, या फिर क्रॉस में ही करते हैं। 4 को 3 से गुना करते हैं 12x, 10 को x से गुना करते हैं 10x, 12x में से 10x निकल जाएगा, क्या मिला, 2x। और नीचे इस दोनों को गुना करके 10 चौके 40 बराबर में प्लस 18 को इधर भेज लेते हैं, माइनस 18 हो जाएगा। 40 में से 18 माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 18 को माइनस करेंगे, क्या मिल जाएगा, 22। 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, फिर कोना कोना गुना कर लेते हैं। 11 40 को x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिला 440। हमसे x का मान नहीं पूछा है भाई साहब, अगर x का मान पूछता तो उत्तर यहीं आ जाता। हमसे पूछा है x माइनस 40 का 35%। x का वैल्यू यहाँ 440, और 440 में से 40 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 400 का 35%। 400 का 35% कितना होगा, तो ये 35%, 35/100, 0 से 0 खत्म, 35 गुना 4 क्या होगा, 35 दूना 70 दूना 140। तो ये पूछ रहा है 140 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। ये 140 है ना, ये 140 इस 120 से कितना प्रतिशत अधिक है। जैसे ही कितना प्रतिशत अधिक या कम पूछे, दोनों का अंतर ऊपर रखते हैं। किससे पूछ रहा है, जिससे पूछे, जिससे कंपैरिजन करे उसी को नीचे रखते हैं। और किससे कंपैरिजन कर रहा है ये कैसे पता चलेगा, जिसके साथ का या से लगा रहेगा। तो कंपैरिजन स्पष्ट पता चल रहा है कि 120 से कितने प्रतिशत कम है, मतलब कंपैरिजन 120 से कर रहा है ना, तो नीचे रख देंगे 120 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना। 20 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, 2 से कट गया 3 बार में। 50/3 का मतलब क्या होता है, 16.2/3%। भाई साहब ये हमारे सवाल हैं एसएससी जीडी के। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें ये भी आशा रखना पड़ेगा कि इस साल भी ऐसे ऐसे ही सवाल दागे जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:13 था, तो पी और क्यू के वर्तमान आयु क्या होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, तो हम कहेंगे 5:7 है। 8 वर्ष पहले अनुपात क्या था, तो हम कहेंगे 7:13 था। और 8 वर्ष पहले है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 8, दोनों 8 साल पहले,
अब यहाँ पर लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, तो 13 पच्चे 65, 7 सते 49, सत्तुम सत्तुम 49, 65 में से 49 माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 16। आगे बढ़ते हैं, 8 सती 56, 13 अठे 104, 104 में से अगर हम लोग 56 को माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 48। यहाँ रख लेते हैं 48, समझ में आ रहा है। तो 16 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 बराबर 3 के तो 5 बराबर 15 के, 1 बराबर 3 के तो 7 बराबर 21 के। तो दोनों की वर्तमान आयु निकल कर आ गई 15 और 21 वर्ष। कोई XYZ करने की ज़रूरत नहीं है, और X तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे का सवाल है भैया जी कि 2483 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर यह 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। मतलब ये सवाल पहले समझ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि भाई 2483 में क्या जोड़ दें, 1400 क्यों आ रहा है, 2483 में क्या जोड़ दें कि ये 3 से भी भाग लग जाए, 4 से भी लग जाए, 5 से भी लग जाए और 6 से भी लग जाए। अब देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले तो 3, 4, 5, 6 का ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम भी कैसे लेंगे, 3, 4, 5, 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 6। अब आते हैं 6 का कहानी खत्म। इस 6 में ये 3 तो छिपा हुआ है, ये 3 गए। 4 का मतलब 2 गुना 2 होता है। 6 में 1 बार 2 है ही, बचा क्या, 1 बार 2 नहीं है, इसको दे देते हैं। 4 का कहानी खत्म। और अभी तक में 5 एक बार भी नहीं आया तो 5 रख लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा, तो 6 दूना 12, 12 पचे 60। तो एलसीएम हो गया 60। अब हम क्या करते हैं, ये जो एलसीएम आया है 60, इससे हम लोग भाग लगा लेते हैं 2483 में। तो 6 चौके 24, 240, 8 ये कैंसिल हुआ, एक आ गया 83, एक बार में लगा दिए 60 और क्या मिल गया 23। अब समझना है, हमसे क्या बोला, जोड़ने की बात बोला है ना। अगर घटाने की बात बोलता तो यही घटाए जाने वाली संख्या हो जाती है शेष। ध्यान से समझना है क्या हमने बोला, अगर घटाए जाने की बात बोलता तो हमारा संख्या होता है यही 23 ही हो जाता। लेकिन जोड़ने की बात बोला ना, तो जोड़ने वाली संख्या होती है भाजक माइनस शेष। जोड़ने वाली संख्या क्या है, तो भाजक माइनस शेष होती है जोड़े जाने वाली संख्या। तो भाजक है 60 और शेष है 23। 60 में 23 को माइनस कर लेते हैं, 60 में 23 माइनस होगा कितना मिल जाएगा, 37। तो जोड़े जाने वाली संख्या कौन सी है, 37। अगर जोड़ कर पूछता तो 2483 में हम लोग 37 को जोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, और इस सवाल में पहले 1928 की जगह 1628 है। पहले तो इसको हम लोग सही कर लें, भाई साहब ये गलत दे रखे। चलिए 1628 है। आते हैं सवाल क्या है देखते हैं। एक ठोस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अंतर है 23। ऊंचाई और त्रिज्या का अंतर ये दे रखा है 23 का, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः पूछा है। पाई का मान बोला है 22/7 लेना है। सिंपल सी बात है, इसको हम लोग बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। बिना फॉर्मूला इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो बाय ऑप्शन भी हम लोग करना चाहे तो बाय ऑप्शन ये ऊंचाई का वैल्यू 7 और त्रिज्या ऊंचाई 30 त्रिज्या 7 रख कर देखते हैं। अगर 1628 आ जाएगा यही उत्तर, तो बाय ऑप्शन काम कर सकते हैं। देखते हैं करके क्या आता है। तो पहले ऑप्शन को ही चेक करते हैं, तो मेरे ख्याल से पहले ऑप्शन में ही उत्तर आ जाएगा, देख कर ही लग रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 और आर की जगह क्या रख लें 7, और इंटू में क्या आर प्लस एच कितना हो जाएगा 30 और 7 37। तो 7 से 7 खत्म हो गया, बाकी इन सब को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 22 दूना हो गया 44, और 44 और 37 को कर लेते हैं गुना। 7 के 28 का 8, बाकी हो गया 2। 7 के 28 और 2 है 30, और 4 12, 30 12 42 का 2, बाकी हो गया 4। 4 12 2 14, सॉरी 42 का 2, बाकी 4 था। 4 12, 12 4 हो गया 16। 1628 आ गया ना, तो हमारा यही हो जाएगा उत्तर। क्लियर है। और हमने यहाँ पर गुना करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोग भी इस तरीके से गुना कर लें, नहीं तो 1628 डायरेक्ट लिख भी सकते थे। बाकी
सही है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर पहले ऑप्शन में नहीं आता तो निसंकोच दूसरा ऑप्शन चेक करते, तीसरा ऑप्शन चेक करते। कभी कभी सॉल्व करने से बचने के लिए ये सारा काम करना पड़ता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन को 18% छूट पर खरीदा। अगर हम सिर्फ इतना ही देखें, दाम 2600 है और एक आदमी क्या किया, इसको 18% छूट पर खरीद लिया। हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर 18% छूट में खरीद लिया तो ये भैया खरीदे होंगे 82% में। तो यहाँ पर रख लेते हैं 82%। 2600 का 82% निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। फिर से गुना करने की बातें आ गई हैं। गुना करने की बातें हैं तो हम अभी करेंगे गुना, क्योंकि हमें आता है गुना करने में मज़ा। तो ये 82 को हम लोग गुना कर लेते हैं 26 से, तो क्या मिलेगा, 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 8 छके 48, 48 और 1 49, 2 दूना 4, 49 और 4 होता है 53, 53 का 3 बाकी हो गया 5, 8 दूना 16, 16 5 हो गया 21। तो ये भाई साहब खरीद कितने में लिए, 21-32 में सामान को खरीद लिए। अब क्या हुआ, उसने इसका अंकित मूल्य 2800 रुपये, ये तो बहुत बेईमान आदमी निकला, इसका दाम हुआ 2800 रुपये, छाप दिया और इस पर 15% का छूट देकर बेच दिया। अगर 15% का छूट दिया तो ये भाई साहब बेचे होंगे इसको 85% में, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है। 15% छूट ही दे दिया तो बचा 85%। 2 जीरो से 2 जीरो फिर ख़त्म हुआ। फिर से गुना करना है, तो गुना करने में हमें आता है मज़ा। 28 और 85 को हम लोग गुना कर लेते हैं। 8 × 40 का 0 बाकी है 4, 8 × 8 64, 5 दूना 10, 64 10 हो 74, 74 4 हो जाता है 74 4, 74 4 78, 78 का 8 बाकी हो गया 7, 8 दूना 16, 16 7 हो जाता है 23। इसको गुना कर लिया, आ गया 2380। अब ये बेच लिया 2380 में, खरीदा था 2132 में और ये बेच लिया 2380 में। तो देख लेते हैं लाभ कितने का हुआ, दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 3 गया 4, 4 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2। तो इसको लाभ कितने का हुआ, 248 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा सवाल है कि 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ उस वस्तु की उस लाभ की तुलना में तिगुना है जो इसे 1350 रुपये में बेचकर प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब भाई साहब ये क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि अगर हम किसी सामान को 1800 में बेचेंगे तो होगा लाभ। हम जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है, SP माइनस CP होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य 1800 में ये बेच रहा है, 1800 में बेचा तो लाभ हुआ SP माइनस CP, CP हमारे पास है नहीं। अब कह रहा है कि अगर 1350 में भी बेच रहे हैं ना फिर भी लाभ ही हो रहा है, 1350 में बेचा फिर भी लाभ ही हुआ, तो SP माइनस CP। लेकिन कह रहा है कितना लाभ, तो इसका 2800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर मिला लाभ उस वस्तु की तुलना में तिगुना है जो 1350 रुपये में बेचने से, मतलब 1350 रुपये में बेच रहा है ना तो इसका तिगुना लाभ हुआ है 2800 में बेचने पर, मतलब 2800 वाले में तिगुना ज़्यादा लाभ है। तो इस दोनों को करना है बराबर, तो इस वाले में तिगुना ज़्यादा लाभ है ना, तो दोनों को बराबर करने के लिए ये तो पहले से 3 गुना बड़ा है, अगर इसी में 3 गुना कर लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए इसके अपोजिट साइड में इधर कर लेते हैं 3 से गुना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो 3 को एक बार CP से गुना, 3 को एक बार 1350 से गुना, तो 3 को CP से गुना करेंगे -3 CP और -3 CP को इधर लेके आ जाते हैं तो +3 CP, +3 CP में से 1 CP निकल गया तो बचा हमारे पास 2 CP। ये सारे काम हमें ऐसे करने होंगे, नहीं तो पता चलेगा सारे बच्चे एग्जाम देकर निकल गए, हम लोग एग्जाम मैथ्स के इसी सवाल को बनाते रह जाएंगे। चलिए फिर 1350 को हम लोग 3 से गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 0, 5 × 15 का 5 बाकी 1, 3 × 9 1 10 और 3 1 4, 40 50। और ये 1800 को इधर लेके आ जाते हैं तो -1800 हो जाएगा। 1800 का इसमें घटा लेते हैं तो 0 5 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 2250। अब ये 2 CP बराबर है 2250, तो 2 से इसको काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1125 उस वस्तु का क्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हमारा सवाल है, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है। हम ये कह रहे हैं कि भैया मान लो एक संख्या 9 है, एक संख्या 11 है, तो दोनों का HCF क्या होगा। HCF का मतलब दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब HCF 1 है। यहाँ अनुपात से HCF 1 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि HCF 23 है, तो 1 बराबर है 23 के। तो हमसे पूछा दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, तो अंतर कितने का है, अंतर है 2 का। तो 1 बराबर 23 के, तो 2 बराबर हो गए 46 के, तो तुरंत आंसर आ गए। तो ये तो कौन सा सवाल था, ये तो लल्लू सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73,500 रुपये की एक धनराशि को ABCD में 3:7:9:11 में विभाजित किया गया, तो A और D के हिस्सों का योग हमसे पूछा है। तो भैया ये 73,500 टोटल रुपए है ना, तो अनुपात से भी देख लेते हैं टोटल कितना है। तो 11, 9, 20 और 7, 3, 10, 20 और 10 हो गया 30। अनुपात से टोटल है 30 और सवाल से टोटल है 73,500। तो 30 बराबर 73,500 के, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 2450 बार में। तो हमसे क्या पूछा है, A और D के हिस्सों का योग। A और D के हिस्सों का योग कितना है, 3 और 11, 11 3 14, तो 14 से गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 14 जीरो हो गया, 14 पचे 70 का जीरो, बाकी 7, 14 चौके 56 और 56 और 7, 56 और 7 कितना हो जाता है, 63, 63 का 3 बाकी हो गया 6 और 14 दूना 28, 28 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 6 14, 34, 343, तो 34 जाए 300। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो सवाल ये कहा है ना कि कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, मतलब हम ये कहें कोई धनराशि 1 है, ये 6 साल में कितना हो गया, तो 2 गुना हो गया। हम कह रहे हैं 1 था 2 हो गया, कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 एक्स्ट्रा मिला, तो 1 एक्स्ट्रा मिला तो ब्याज है। सिंपल सी बातें हैं भैया, जो एक्स्ट्रा होगा वही ब्याज है। तो क्या पता चला, 1 रुपये पर 6 साल में 1 रुपये ब्याज मिला। तो कह रहा है कि कितने समय में हुआ, 5 गुनी हो जाएगी। तो 1 रुपये अगर है तो 5 गुना हो रहा है, 1 है हो गया 5, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, 4 एक्स्ट्रा मिला। 4 एक्स्ट्रा का मतलब है 4 रुपये ब्याज। निकालते हैं कितने समय में, 6 साल में 1 रुपये ब्याज मिला, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है 6 साल में, तो 4 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेंगे, 6 चौके 24 साल में मिलेंगे। कहानी हो गया खत्म, 24 साल हमारा उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। भाई साहब ये क्या दे रहा है, ये कह रहा है कि 5 साल पहले ABC की औसत आयु 20 है। अगर औसत आयु 20 है तो योग कैसे निकालते हैं, A + B + C कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, औसत को संख्या से गुना कर लेते हैं। औसत है 20, संख्या है 3, 20 या 60, लेकिन ये 60 कब है, 5 साल पहले। इसको वर्तमान में लाते हैं, तो वर्तमान में लाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 3 आदमी है तो तीनों 5-5 साल बढ़ेगा ना, कि एक ही आदमी 5 साल बढ़ेगा, तीनों आदमी 5-5 साल बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा 15। तो कितना हो गया वर्तमान में तीनों का योग, 75। आगे आते हैं, अब कह रहा है 6 वर्ष पूर्व B और C की औसत आयु 9 वर्ष थी। तो फिर से योग निकालते हैं B + C का, तो औसत आयु है 9 और 2 आदमी है, 9 दूना 18, 18 कब का है, 6 साल पहले का है। तो इसको लेकर आते हैं वर्तमान में, तो 6 साल जोड़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, एक ही आदमी 6 साल बढ़ेगा, दोनों 6-6 साल बढ़ेगा ना, तो 6 और 6 साल बढ़ जाएगा 12 साल। तो B और C मिलाकर हो गया 30, भाई तीनों मिलाकर 75, जिसमें B और C मिलाकर 30, तो बचा कितना, बचा 45, तो वो कौन होगा, वो होगा A। तो हमसे वही पूछा है, A की वर्तमान आयु कितनी है, तो 45 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवाज़ थोड़ा सा फंस रहा है क्योंकि बहुत लेट रात हो चुकी है इसीलिए, पर 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके रहेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल क्या है, सवाल है कि 251 का क्यूब प्लस 249 का क्यूब बटे में 25.1 गुना 25.1। अच्छा ये
पहले ये समझना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये ध्यान में रखना है। अब 251 है, नीचे तो भैया 251 नहीं है, दशमलव है। तो इस दशमलव को कैसे हटाएंगे? सब में एक एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक और यहाँ 2 अंक के बाद, इसलिए क्योंकि ए गुना बी कर दिया है। तो 2 में एक एक अंक के बाद दशमलव था, गुना करने के बाद 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। तो इन सब का दशमलव कैसे हटाएंगे? अगर इसमें 10 से गुना कर दे दशमलव हट जाएगा, इसमें भी 10 से गुना कर दे तो दशमलव हट जाएगा। मतलब ये है कि इतना में दशमलव हटाने के लिए हमें 10 गुना 10 100 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब इस पूरे में अगर 100 से गुना कर दें तो दशमलव नीचे वाला हट जाएगा। तो रूल्स कहता है भैया इससे कैसे 100 से गुना कर देंगे, तो ऊपर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कर देते हैं। 100 से ऊपर भी गुना, 100 से नीचे गुना, 100 से जो नीचे गुना हुआ इन सब के साथ भेज देते हैं और दशमलव खत्म कर देते हैं। तो बचा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे में देखें तो क्या दे रखा है? ये संख्या 2 बार गुना है तो ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर ये संख्या 2 बार गुना है तो बी स्क्वायर। ये दोनों हो गया खत्म। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 251 और प्लस 249। तो कितना हो जाएगा? तो 9 और 1 10, 5 4 9 1 10 और 2 2 4 1 5। और साथ में भाई साहब ये 100 भी है ना, ये वाला 100 तो इसके साथ मिल गया था, ऊपर वाला 100 तो है ही। तो 100 से गुना कर देते हैं, क्या मिल जाएगा? 50,000। लेकिन हमसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है 5 गुना 10 पर पावर के है। 5 गुना 10 पर पावर के है। ये SSCGD हो चुका है। सीधे सीधे ये घी नहीं निकाल सकते, एकदम टेढ़े करके निकालना है। तो पूछ रहा है इसके का मान, तो हम भी चालाक आदमी हैं। तो हम लोग 50,000 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 10 पर पावर 4 जीरो है ना, 10 पर पावर 4। तो के का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमारा उत्तर ए नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कारखाने में 144 दिन में एक निर्धारित संख्या में वस्तुओं के निर्माण के लिए 56 मशीनों की आवश्यकता है। उसी संख्या में 96 दिनों में बनाने के लिए कितने मशीन की आवश्यकता होगी? सिंपल सी बातें हैं। सिंपल सी बातें क्या है? सिंपल सी बातें ये हैं कि 144 दिन में बनाने के लिए 56 मशीन की ज़रूरत है। बराबर में उसी वस्तु टोटल यही काम है जिसमें 96 दिनों में काम को ख़त्म करना है। तो ये बोल रहा है कितने मशीन की ज़रूरत होगी? तो मान लेते हैं x मशीन की ज़रूरत होगी। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 8 96, 8 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार में। क्या मिला? 12 7 84। हमारा उत्तर नंबर ए। ये समय और कार्य जैसा सवाल, M1 D1 जैसा सवाल ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर, अब इसी की कमी थी, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सब तो मिल ही चुके थे। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो 16% वार्षिक ब्याज दर पर 5,000 रुपये की धनराशि 5,832 रुपये बनने में कितने समय लगेंगे? देखो ऐसे सवाल को, ये समय जब भी पूछे ना, ये समय वाला सवाल जब भी आए समझिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, कोई तरीका नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ये 5,000 रुपये था, 5,000 रुपये, और ये कितना हो गया? 5,832 हो गया। पहले इसको छोटा कर लेते हैं। 8 से कटेगा, अंत में 3 जीरो है तो 8 से कटेगा, 832 लास्ट में तो 8 से कटेगा, काट लेते हैं। 8 छके 48 और बच गया 20, 8 दूना 16, 8 25 40, 625 बार में। इसको काटते हैं तो 8 सत्ती 56, बच गया 2। भाई साहब क्या लिखे खुद नहीं पता चल रहा है। अच्छा ये 32 है। 8 सत्ती 56, 8 दूना 16 और ये 9 8 72, 729 बार में। तो हम कहेंगे 625 रुपये कितने साल में पता नहीं, ये हो गया 729। ध्यान रखना है कि अर्धवार्षिक है, समझना है। अर्धवार्षिक होता है तो रेट क्या हो जाता है? रेट हो जाता है आधा। आधा का मतलब 16% है तो क्या हो जाएगा? 8%। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 8/100। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। तो हम कहेंगे 25 रुपये, 2 बढ़ गया, 25 था और 2 बढ़कर कितना हो गया?
27 हो गया। अब देखना है 25 है, यहाँ क्या है 625, 25 पे क्या पावर रखेंगे तो 625 हो जाएंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इसका मतलब समय 2 साल, समय हो गया 2 साल। क्लियर है। अगर अर्धवार्षिक नहीं होता तो यही हमारा 2 साल उत्तर हो जाता, लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण बिना अर्धवार्षिक का काम किए हुए हम लोग निकाल लिए थे ना। एक्चुअली में शुरू में करते तो अर्धवार्षिक करने के लिए 2 से गुना करना पड़ता है, लेकिन हम लोग लास्ट में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या करना, उत्तर निकालने के बाद कर रहे हैं, तो यहाँ हमें 2 से भाग लगाना पड़ जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 1 साल हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर बाय द वे टी बराबर यहाँ 3 साल आता, बाय द वे कह रहे हैं, दूसरे किलर से कहते हैं, बाय द वे टी बराबर आ जाता 3 साल, तो अगर अर्धवार्षिक नहीं होता तो 3 साल ही उत्तर हो जाता, लेकिन अर्धवार्षिक का चर्चा है ना, तो अर्धवार्षिक है तो हमें यहाँ पर शुरू में काम करना पड़ता है तो 2 से गुना करते हैं। ध्यान से समझना है, शुरू में काम करते तो 2 से गुना करना पड़ता, हम लोग उल्टा चल रहे, उल्टा, तो लास्ट में क्या करना होगा 2 से भाग 1.5 साल हम लोग उत्तर करते। तो ये था नहीं, बस ये समझाने के लिए है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सवाल है, रघु ने 100 रुपये में 12 रुपये की दर से कुछ पेन खरीदे, 100 रुपये में 12 की दर से कुछ पेन खरीदे और 135 रुपये में 15 की दर से समान संख्या में पेन खरीदे। 260 रुपये में कितने पेन बेचने पर 20% का लाभ होगा? भाई साहब देखते हैं क्या है ये कह रहा है कि 100 रुपये में ये खरीदा है कितना पेन, तो 12 पेन खरीदा। फिर 135 रुपये में ये खरीदा है 15 पेन। एक काम करते हैं, पहले समान संख्या, हम क्या बोला, समान संख्या में खरीदा है, संख्या को समान बना लेते हैं, तो 12 15 को समान कैसे बनाए, 60 बना लेते हैं। तो इसको 60 बनाने के लिए 5 से गुना और इसमें 60 बनाने के लिए 4 से गुना। अगर यहाँ 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा 100 में, और इधर 4 से गुना करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या हुआ, तो ये 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 60 और 60 कितना हो गया, 120 कलम हो गया। और रुपए देख लेते हैं कितना है, तो ये 5 × 500 ये हो गया, और 135 को 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 चौके 20 का 0 बाकी 2, 4 × 12 2 14 का 4 बाकी 540, 540 ये 500 ये 500 ये और 540 ये कितना हो जाएगा 1040 रुपये। आते हैं देखते हैं क्या है, 1040 रुपये में ये 12 पेन बेच रहा है। मन हो तो आप इसको 1 0 1 0 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और भी काट सकते हैं। उत्तर हमारा आना ही आना है। अब इसको चाहिए 20% का लाभ, तो पहले ही 260 को छोड़ते हैं, इसको चाहिए 20% का लाभ। खरीदा कितने में, 104 में। 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 20% बढ़ाकर बेच दिया, 120% में ये बेच दिया, 0 से 0 खत्म हो गया। और काट लेते हैं, तो और काटते हैं तो 2 से कट जाएगा ये 52 बार में, और 2 से कट गया 5 बार में। अब तो कटेगा नहीं, 12 52 को गुना करते, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन वाला सवाल है तो है। तो 12 और 52 को गुना कर लेते हैं, तो 12 दूना 24 का 4 बाकी 2, 12 × 5 = 60 और 2 62, 62/5। समझना है, कैलकुलेशन है तो गुना करने में मजा आता है। तो क्या हुआ, ये 624/5 रुपये में कलम बेच लिया। तो जब 624/5 में कलम बेच रहा है तो कलम की संख्या कितनी है, 0 0 तो काट ही लिए थे ना, तो कलम की संख्या है 12। क्लियर है। जब 624/5 रुपये है तो कलम की संख्या कितनी है, 12। इसको और काट लेते, 12 × 25 = 60, 12 दूना 24, तो 5 चला जाएगा यहाँ और 52 चलाएगा नीचे, तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये में हो जाएगा, कहाँ 5 चला जाएगा ऊपर, 5/24, 1 रुपये में 5/24 कलम, इसीलिए पूछा है 260 रुपये में, तो गुना कर लेते हैं 260, तो क्या आ जाएगा तो इसको अगर काटें तो 12 दूना 24 और यहाँ पर 12 दूना, भाई साहब ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसको एक बार पूरा कट नहीं रहा है, एक बार फिर से वापस इसको यहाँ से देखा जाए। ये गुना करने में तो मज़ा आता है, गलती क्यों हो गया, पहले तो 52 और 12 को गुना करते, 12 दूना 24 का 4 बाकी 2 हो गया, 12 × 25 = 60, 2 62/5, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। और फिर क्या किए, 12 से इसको काट लिए, 12 × 25 = 60
और 12 दूना 24, ये भी सही है। तो 1 रुपये में क्या आ जाएगा, 5 को यहाँ भेज देते हैं, 52 नीचे आ जाएगा। तो 1 रुपये फिर से तो वहीं पहुँच गए, 1 रुपये में 5/52, 5/52। अच्छा गलती क्या था, नज़र आ गया, 5/52 नीचे आएगा, और पीछे पता नहीं क्या रख लिए थे, और इसीलिए हमसे 260 में पूछा है, तो गुना कर लेते हैं 260, कैंसिल करते हैं, 13 चौके 52 और 13 दूना 26। ज़्यादा रात होने के कारण जो है ना, ये अब इधर उधर दिमाग घूमने लगा है, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, तो क्या मिल जाएगा, 5 गुना 5 25, 660 रुपये में कितने कलम बेचने होंगे, तो 25 कलम बेचने होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के फटाफट बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल का है, जो भी है सवाल है, एक कक्षा 8 के 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है, ठीक है, और कक्षा 9 के 15 छात्रों की औसत ऊंचाई 168 है। तो सभी छात्रों का पूछा है, सिंपल सी बातें हैं। 20 छात्रों का औसत ऊंचाई कितना, 152, पूरा निकाल लेते योग, तो संख्या है 20 और औसत है 152, योग निकालने के लिए 20 गुना 152 कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2 एकम 2 एक 3, 3040। फिर 15 संख्या है और उसका औसत कितना है, तो 168, इसको भी गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 15 अठे 120 का 0, बाकी हो गया 12, और 15 छके 90, 90 12 होता है 102, 102 का 2 बाकी है 10, 15 एकम 15, 15 10 हो गया, 15 10 हो गया 25। अब सभी संख्याओं का निकाल लेते हैं, तो पूरा योग देख लेते हैं कितना, 0 6 5 और 3 2 5, 5560, और टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल संख्या हो जाएगा तो टोटल संख्या हो गया 35, तो 35 से हमें यहाँ भाग लगाना पड़ेगा, तो 35 से लगा देते हैं भाग, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 11 12 बार में, ठीक है, तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, साइड में भाग लगा ही लेते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो 7 एकम 7, 7 4 11, एक उतर गया, 7 पचे 35 भाई, और 7 पचे 35, और ये 6 उतार देते हैं, और अप्रॉक्स में ही पूछा है ना, लगभग निकटतम पूछा है, 62 है ना, 9 7 63 लगा देते हैं, 159, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई साहब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल जो है ना, ये पूछ रहे हैं, यही है तगड़े सवाल हैं, तो आसान दिखने में तो आसान लग रहा है, कोई भी देखेगा भाई इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये गुना करना है, ये वो कर देना है। अभी इस क्वेश्चन में पता चलेगा क्या करना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स, भैया ये क्यों एक्स के नाम पे इधर उधर भाग रहा है। चलिए ये कह रहा है एक्स का मान, ये एक्स क्यों दे देता है बार बार, एक्स का मान वाई की तुलना में 12.5% अधिक है, तो वाई का मान एक्स की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। सिंपल सी बातें हैं, हमसे ये कहना चाह रहा है प्रभु कि एक्स और वाई दो आदमी हैं तो एक्स का मान जो है वाई की तुलना में कुछ अधिक है, तो वाई की तुलना में, तो भाई वाई को कुछ तो मानना होगा, प्रतिशत वाली बात है, तो वाई को 100 मान लेते हैं। 12.25% अधिक है, तो 112.25 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है वाई का जो मान है, वाई का मान एक्स की तुलना में, इसके एक्स की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। जैसे कम अधिक की बातें आएंगी, दोनों का अंतर ऊपर रखना होगा, दोनों का अंतर कितने का है, 12.25 का है। जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे रखते, तुलना किससे करना था, तो इससे, ये एक्स की तुलना में, एक्स से तुलना करना है, तो 112.25 नीचे चला जाएगा, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते, हो गया। इसी को सॉल्व करते हो। ये भी भाई साहब जो है ना, ये लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है पूछ रहे हैं। चलिए तो दशमलव दोनों में 2 2 अंक के बाद है, दशमलव का कहानी खत्म हो गया। और 25 से काट लेते हैं, 25 से ये 4 बार में, 25 चौके 100 और फिर बच गया, फिर 25 चौके 100 लगा लेते हैं, 25 नमा, ये बहुत भारी भरकम आ गया भाई साहब। तो क्या करते हैं, 125 और 4 को गुना कर लेते हैं, तो 5 चौके 20, 4 दूना 8, 8 2 10, 10 का 0 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, और ये 4, और इसमें भाग लगाना है 4 4 9 से, एक बार में लगेगा 4 4 9, और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 8 में से 4 गया, और 410, 449 से 410 में तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ तो लगना चाहिए था, तो 1 0 देना पड़ेगा। अगर देखें तो 10 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भाई इससे चालाक तो हम हैं, ये कैलकुलेशन देगा और हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये
हमारा है तो आगे भी सवाल, लेकिन हम लोग 20 ही सवाल इस सेट में रखेंगे। सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा सा सवाल ये वाला भी है। पहले तो कुछ जगह खाली कर लें, ये जरूरी है जगह। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं। चलिए, हम गजब इंसान हैं। चलिए, अब हमारा सवाल है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए में 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। वाह वाह। उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, बेच दिया, उसका फ़ोन है। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य है समान तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग निकटतम। भाई साहब क्या मजाक कर रहा है, सब में निकटतम निकटतम कैलकुलेशन करवा कर ही जान लेगा ये। निकटतम मान पूछा है। अब समझना है, मोबाइल का विक्रय मूल्य समान है ना। जब ये विक्रय मूल्य समान हो ना, विक्रय मूल्य समान हो तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले वस्तु को 15% लाभ पर बेचा था तो हम कहेंगे कि भैया इसको 115 में बेच लिया। दूसरे को 20% हानि में बेचा था तो हम ये कह देते 20% हानि का मतलब ये 100 में से 20 घटा लेते हैं हम 80 में। ये बेच रहा है, एसपी लिख लेते हैं। 5 से इसको 16 बार में काट लिए, 5 से इसको 23 बार में काट लिया, तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आया, 23:16। जब विक्रय मूल्य अगर समान दिया हुआ हो ना, तब अगर इस अनुपात को पलट लेते हैं, 16:23 कर लेते हैं, तो ये अनुपात बन जाता है क्रय मूल्य का। ये बातें इस सवाल में ध्यान रखना है। अब आते हैं, पहले वस्तु का क्रय मूल्य 16, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 13, दोनों को जोड़ लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 39। और हमारे सवाल से टोटल कितना है, 50,000। भाई थोड़ा तो कटने वाला दे देता है ये। 39 बराबर है 50,000 के, तो एक बराबर किसके हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 50,000 बटे 39 के। तो हमसे पूछा है कौन सा, तो हानि वाला पूछा। हानि वाला कौन सा था, ये वाला था। हानि वाला है 23, इसीलिए हमसे ये 23 वाला पूछ रहा है। तो 23 पचे क्या हो जाता है, 23 पचे होता है 115, और इस पर शून्य है, इस पर शून्य है भाई साहब, 4 शून्य है, और इसमें भाग लगाना है 39 से। अब प्रभु इस सवाल में आप लोग भाग लगाएंगे और दशमलव में जो भी आएंगे अप्रॉक्स में पूछे गए, और इसका उत्तर होगा कैलकुलेटर का प्रयोग करके मैं बता देता हूँ आएगा कितना। इसके लिए हमें 2 सेकेंड का समय चाहिए। 115,000 और भाग लगा दिए 3 9 से, और ये आ गया 29,487 दशमलव, बहुत सारा दशमलव। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये आया है 29,487। आगे का कुछ भी है पता नहीं तो ये ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये 1 नंबर ऑप्शन में। तो इस तरीके से आज का हमारा ये 20 बहुत ही बेहतरीन सवाल समाप्त होता है। तो आप लोग भी ये समझ रहे होंगे कि एसएससी जीडी का ये लेवल है, जो कि अपने मन से तो ये सवाल नहीं था। 17 नवंबर के एग्ज़ाम का ये 2021 का ये सवाल था। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें फीडबैक दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।